गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्वेल्थ का जो हिस्ट्री है, पुरान हिस्ट्री, उसका आधुनिक भारत का इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है, विद्रोही और राज। खास करके ये जो अंग्रेज और जो हमारे भारतीयों के ऊपर जो नियम कानून जो लागू किए थे, जो राज किए थे, और जो उस राज को दबाने का प्रयास जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लोग थे, समाज के लोग थे, सैनिक लोग थे, उनको विद्रोही के नाम से जाना गया था। और उन्हीं के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग का टॉपिक होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको प्रथम हम लोग स्वतंत्रता संग्राम कहें या फिर सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। तो उसको हम लोग आज क्या करेंगे, उसके देखेंगे, उसके जो भी तत्कालीन कारण थे या विद्रोह के जो जो मुख्य रूप से कारण थे, हम लोग क्या करेंगे, उसको उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोग अच्छे से अपनी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते रहिए और हम लोग अपने पूरी ईमानदारी से आपके साथ लगे हुए हैं। जो भी आपका टॉपिक है वो ग्लोबल स्टडीज लाइव जो यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है, इस पर क्या किया गया है, आपको प्ले लिस्ट में सारा चीज़ अपलोड किया जा रहा है। आप आराम से क्या करिए, उसको एक एक करके चीज़ों को अच्छे से देखिए। और इसके साथ हम लोग एमसीक्यू और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो सब भी लाएंगे, अपना प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप मैक्सिमम अंक स्कोर कर सके। ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक है विद्रोही और राज। ये विद्रोही और राज जो टॉपिक है, ये 1857 के क्रांति जो हुआ था, जिसको पहला जो हम लोग विद्रोह कहते हैं, उसके तौर तरीके पर बताया गया है। 1857 के क्रांति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से इस टॉपिक में जो हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन अभी जो हम लोग इस जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आज का जो क्लास उसमें पढ़ेंगे राजनीतिक कारण कि विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण के बारे में पढ़ेंगे कि वो जो विद्रोह हुआ उसका सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, उसके बाद सैनिकों के बीच में आक्रोश फैला था, वो क्यों अंग्रेजों के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, और जो तत्कालिक कारण था, जो तत्कालिक मतलब उस समय का, जो वर्तमान समय में 1857 या उसके आसपास का जो समय रहा होगा, वो सब क्या कारण रहा होगा, आइए उन सबको बारी बारी से क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 1857 के विद्रोह के बारे में जो देखेंगे, उसमें देखिए मुख्य रूप से क्या बात है। जैसे सबसे पहले थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग रिकैप चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो कब, 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ वहाँ से लेकर के 1857 जो प्रथम सैनिक विद्रोह कर लीजिए या स्वतंत्रता संग्राम कर लीजिए, उस समय से क्या हो जाता है, उतना लगभग कितना साल हो गया, ये लगभग कितना हो गया, ये 100 वर्ष तक किसका शासन रहा, किसका शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहा, शासन रहा, 100 वर्ष शासन रहा। 1900 जो 1857 से लेकर 1947 तक क्या किया, ब्रिटिश का हुकूमत रहा, ब्रिटिश का शासन रहा। ये लगभग कितने वर्ष रहा, 90 वर्ष रहा। समझिए, इतना ज़्यादा जिद्दोजहद और लड़ाई और ये सब चीज़ करने के बाद कि उस समय लगभग एकजुट होके, एक मत होके लोग लड़ भी रहे थे, तब जाके अंग्रेज क्या किए कि 190 वर्ष तक हम पर क्या किए, पूरी तरीके से हुकूमत की है, जिसको लगभग 200 भी कहा जाता है। और अगर इस पर जिद्दोजहद से नहीं किए होते और जिस तरीके से 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के छोड़ करके जो डायरेक्ट जो क्राउन का ताज का शासन हो गया था, अगर उस पे लोग नहीं लगे होते, एक साथ में काम नहीं किए होते, तो पता नहीं आज हम आज़ाद होते या नहीं होते, या भी सोच सकते हैं, है ना। तो इसमें जो मुख्य रूप से देखिए जो कौन कौन सा जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसमें प्लासी का जो युद्ध शुरू होता है 1757 ईस्वी में, उस समय क्या हो जाता है, बंगाल पर क्या, ये पूरा जो सबसे पहले भारत में जो आधिपत्य राज हुआ था किसका, अंग्रेजों का, वो बंगाल का। तो जो पहला चैप्टर हम लोग उपनिवेशवाद और देहात के रूप में हम चैप्टर को पढ़े थे, और उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे जो हम लोग देखेंगे आगे चल के जो सामाजिक कारण था, उसके बाद किसानों पर किस तरीके से जो अत्याचार हुए थे, किसान पूरा एकदम गरीब होते चले गए थे, देश में अकाली स्थिति आ गया था, वो सारा एक एक करके हम लोग आगे टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह भी हुआ जो 1760 से 80 तक। ऐसा है कि विद्रोह के बारे में ना एक पूरा विद्रोह का एक स्लाइड बना करके आपको बताएंगे, समझाएंगे, ताकि उस पर हम लोग चर्चा करें। अभी हम 1857 के विद्रोह के बारे में मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इन्हीं बीचों में अहोम विद्रोह होता है, खांसी विद्रोह होता है, विजयनगरम के जो राजा है उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है, बहावी आंदोलन होता है, कोल विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह होता है। ये सब बहुत सारा जो था इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो एकदम विद्रोह के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो 100 वर्ष था, इसके बीच में यही सब जो कारण था कि लोग अत्याचार सहते सहते क्या कर रहे थे, अपने डिमांड के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, आइए हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। 1857 का विद्रोह होने का जो वजह था, वो वजह क्या था, है ना। मुख्य रूप से देखिए 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 याद रखना है, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे बैरकपुर में अपने अधिकारियों और अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उनको क्या किया गया, उनको फांसी दे दिया जाता है, उनको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद मेरठ में क्या हो जाता है, स्थिति तनावपूर्ण कुछ स्थिति हो जाता है, जिससे क्या हो गया, जो फौजी जो थे वो कारतूस का जो अभ्यास करने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। उनका कहना था कि जो कारतूस है इसमें गाय और सुअर का चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है, जो हमारे सामाजिक जो हमारा जो धार्मिक रीति रिवाज है, जीवन शैली है, उस पर हम लोग को आहत पहुंचाता है। ठीक है, सिपाहियों को लगता था कि कारतूसों पर किस चीज का चर्बी है, गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 9 मई 1857 किया गया, नौकरी से बेदखल कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। हम लोग आगे सैनिक विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। उन्हें अफसरों या अधिकारियों का हुक्म न आरोप में 10-10 साल की क्या कर दी गई, सजा कर दी गई, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, 10 मई 1857 को प्रकोप के साथ विद्रोह शुरू हुआ। जो मेरठ का जो प्रकोप था उसके साथ क्या हुआ, 1857 हो जाता है, शुरू हो जाता है। और स्थानीय प्रशासन को संभालने के बाद आसपास के गांव के लोगों के साथ ने कहां तक मार्च किया, दिल्ली तक मार्च किया। दिल्ली में जहां पर कौन रहते थे, हमारे मुगल जो शासक थे बहादुर शाह, जो सम्राट बहादुर शाह रहते थे, वहां तक लोग सोचा कि उनको जाकर के क्या करें, लाल किला में जाकर के इंफॉर्मेशन दे। अगर वो अपने द्वारा लिखित फरमान जारी कर दे भारत के जो पूरे क्षेत्र में, क्या होगा, वो काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। और ये जो संग्राम है, जो लड़ाई है, वो एक उसको एक लाइसेंस प्रदान हो जाएगा हमको अगेंस्ट में लड़ने के लिए, कि हमको राजा का मिल चुका है। ठीक है, बहादुर शाह के पास क्या था, बहादुर वो लाल किले में आए और मांग को सम्राट से क्या किए, वो आशीर्वाद दे, ये कहे कि हमको जो हम विद्रोह कर रहे हैं उसके बारे में क्या करिए, आप हमारा सपोर्ट करिए। और बहादुर शाह के पास उनके समर्थन के अलावा कोई भी चारा क्या था, कोई भी विकल्प नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरठ में जो बगावत हुआ उसके बारे में। मेरठ में कैसे बगावत हुआ, क्या 10 मई 1857 को सिपाहियों ने क्या किया, मेरठ के जेल पर क्या कर देते हैं लोग, धावा बोल देते हैं। मेरठ के जेल के अंदर तोड़ करके कर जाते हैं, और जितने भी जो बंद सिपाही जो थे उसको क्या करा दिया गया, आजाद कर, उसको छुड़ा लिया जाता है, उसको आजाद करा लिया गया, उसको छुड़ा लिया गया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर क्या किया, हमला बोला, और कितनों को क्या किया, अफसरों को मार गिराया। 10 मई 1857 के दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाही ने क्या किया, मेरठ छावनी के अंदर सिपाही ने क्या किया, विद्रोह किया। छावनी वो शब्द होते कैंटोनमेंट एरिया, जहाँ पे क्या होते हैं, सिपाहियों के लिए रहने का जगह, उनके द्वारा जो अस्त्र शस्त्र होता है वो सारा चीज व्यवस्थित से रखा जाता है। ठीक है, अब ये बात आगे हम लोग देखेंगे। जो दिल्ली में जो बगावत की बात है कि दिल्ली में बगावत के क्या है वो देखिए। सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पर सवार होकर मेरठ में 10 मई को था, लोग बगल में ही दिल्ली पड़ा। 11 मई 1857 को दिल्ली के लाल किला के लिए क्या हो गया, फाटक पर पहुंच गए। दिल्ली के लाल किला के जो गेट है वहां पर क्या हुए, पहुंच गए। और ये रमजान का महीना चल रहा था। मुगल सम्राट क्या कहते हैं, इफ्तार करके मुगल सम्राट क्या किए, बहादुर शाह जफर नमाज पढ़े। और शहरी शहरी इफ्तार नहीं, शहरी के समय क्या हुआ कि जो सूरज उगने से पहले जो कुछ भोजन किया जाता है उसको शहरी कहा जाता है रोजे में, वो खाकर उठे ही थे। उसके बाद क्या होता है वो देखिए आगे। उसके बाद कुछ सिपाही लाल किले में दाखिला के लिए क्या हुए, कुछ सिपाही लाल किले में दाखिला के लिए दरबार का जो शिष्टाचार है उसको नहीं माने और जबरदस्ती एंट्री करने का प्रयास किए, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो, बहादुर शाह से हमारा मुलाकात। ठीक है, उनकी मांग थी कि बादशाह उनके अपना आशीर्वाद दे दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह जफर नमाज के पास उनकी बात मनाने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। जब वो नमाज पढ़ने लगे थे, सिपाही उनसे गुहार करने लगे और वो अपने बात को क्या कर लिए, मनवा लिए। इस तरह विद्रोह के एक वैधता हासिल कर ले। विद्रोह क्या मिला, एक लाइसेंस टाइप की चीज को मिल जाता है। और क्योंकि उसने मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता है कि भाई मुगल बादशाह के द्वारा ही किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बादशाह सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी, क्योंकि
भर के मुख्यालयों, संस्थाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय संघ बनाने का आह्वान किया। अब बेनिफिट हुआ कि जो शासक थे दिल्ली में बैठे हुए, उन शासक को क्या किया गया, उन शासक के द्वारा जितने भी जो एरिया था उस पर भेजा गया ताकि लोग क्या हो, ये सारे फरमान के जरिए जितने भी जो अंग्रेजों से प्रभावित लोग हैं या सारा लोग क्या करे, अंग्रेज के अगेंस्ट में लड़ाई शुरू कर दे, उनका अगेंस्ट में है। जैसे ये खबर दिल्ली पर विद्रोहियों का हो चुका था, ये खबर पहुंची, बहादुर शाह ने अपना समर्थन क्या हुआ, दे दिया और हालात तेजी से बदलने लगी। फिर जो जितने भी जो छावनी थे वो दिल्ली से पश्चिम पर कुछ छावनी विद्रोह का असर क्या हुआ, जहां जहां भी छावनी था वहां वहां मैसेज पहुंचा करके रोटियों के द्वारा और उसका स्तर को क्या किया गया, बिल्कुल तेजी में लाया गया ताकि क्या हो, पूरे जो भारत का जितना भी जो एरिया है वो सारा के सारा एरिया से अंग्रेज को क्या किया जाए, दबाया जा सके। ठीक है। विद्रोह में आम लोगों के शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा और क्या हो गया, और भी ज्यादा दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और आमिर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बने। जो साहूकार थे, जो आमिर लोग थे, उनको भी क्या किया, जो विद्रोही थे उनके अगेंस्ट में भी बात की। वो लोग भी समाज को अंग्रेजों के साथ मिलकर के क्या करते थे, तो उनको तरपाते थे, परेशान करते थे। ज्यादातर जगह अमीरों के घर क्या कर लिए गए, लूट लिए गए, तबाह कर दिए गए। इसका पता किससे पता चलता है, दिल्ली उर्दू अखबार से भी पता चलता है। दिल्ली उर्दू अखबार से भी ये मैसेज पता चलता है। अब देखिए, ये तो बात था कि मुख्य रूप से हम लोग बेसिक चीज में देखें। जितना जो 1857 के क्रांति के समय का जो बात था, वो जितना जो दस्तावेज रखे हुए थे पहले, वो सबको क्या किया, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। और कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का वो भारत में छोड़ गया और रख गया, जिससे क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो चीज लिखा गया है केवल वही पता चल पाता है। और जो हमारे जो भारतीय लोग थे उनके द्वारा जो डिमांड था, क्यों ये लड़ाई कर रहे थे, उन सारे दस्तावेज को क्या किया, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया ताकि उन पर क्या हो, उंगली इन फ्यूचर भविष्य में उंगली नहीं उठ पाए। ठीक है। देखिए, अब हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह का क्या कारण था। तो मुख्य कारण में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, सामाजिक कारण पढ़ेंगे, सामाजिक कारण पढ़ेंगे, आर्थिक कारण पढ़ेंगे, धार्मिक कारण पढ़ेंगे, सैनिक कारण पढ़ेंगे और उस समय का तत्कालीन कारण पढ़ेंगे। ऐसे 5-6 जो हम जो उसका कारण होगा उसको बारी बारी से आइए हम लोग देखते हैं। ये एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा कारण हम लोग इसमें टॉपिक में, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, राजस्व की नीति। क्या किया, अस्थायी बंदोबस्त लगाया था टैक्स के लिए, और अस्थायी बंदोबस्त में इतना ज्यादा टैक्स था कि किसान हो क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। क्या उनका स्थिति क्या हो गया था, बहुत ही दयनीय स्थिति हो गया था। और जो हस्तशिल्प और उद्योग था वो धीरे धीरे क्या हुआ, पतन होने लगा। जब अंग्रेजी हुकूमत का जो मार्केट आ गया, जो ओपन मार्केट का जो बात किया गया, उसमें जितने जो हस्तशिल्प जो उद्योग था वो क्या हो गया, खत्म हो गया था। व्यापारिक नीति में भी बहुत बड़ा इंटरफियर किया अंग्रेजों ने, और भारतीय जो धन का है उसका भी निर्गमन किया, और जमींदारों पर क्या किया, अत्याचार किया। तो आइए इसको देखते हैं कि कौन कौन सा बात है जो मुख्य रूप से जिसको इस क्वेश्चन है तो आपको लिखना आंसर में, और जानकारी के लिए भी। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, ये कहाँ पे लागू किया, बंगाल वाले एरिया में लागू किया, जिसको पिछले हम लोग टॉपिक में देखे हैं। फिर रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया, महलवारी बंदोबस्त लागू किया। इन तीनों से किसान, जमींदार, इन सब का स्थिति क्या था, पूरा का पूरा डैमेज हो चुका था, वो बर्बाद हो चुके थे। ये भी एक गुस्सा का बहुत कारण था अंग्रेजों के प्रति। मुक्त व्यापार की नीति के चलते क्या हुआ था, ये मुक्त व्यापार की नीति के चलते जो जितने भी छोटे छोटे जो हस्तशिल्प उद्योग थे या जो छोटा मार्केट था, लोकल मार्केट था, उन सब पर क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा इसका असर पड़ा और वो मार्केट धीरे धीरे खत्म होने लगे। ठीक है। उसके बाद धन निष्कासन का जो कहा जाता है कि 1834 से 1854-55 के आसपास कहा जाता है कि उसमें जो इंडिया से, भारत से इंग्लैंड जो ले जाया गया धन, वो कितना लिया गया, 42,21,611 पाउंड। इतना धन जो है वो लेके आया। ये उस समय के लिए बहुत बड़ा रकम है, बहुत बड़ा रकम है। ठीक है। और जो भारतीयों का जो स्थिति था, इतना गरीब हो गए थे लोग, इतने गरीब हो गए थे किसान और सारे जो सामाजिक जो वातावरण था उसमें लोग, जिसमें अकाल की स्थिति आ चुकी थी, भुखमरी की स्थिति आ चुकी थी, गरीबी थी और बेरोजगारी थी। मतलब कहीं से भी कोई सुखमय स्थिति नहीं था, जिसके चलते भी क्या हुए, लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट में खड़े हो गए ताकि क्या हो, अपना हक उनको मिले, और ये परेशान होकर के क्या किए, विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो आर्थिक कारण का जो विद्रोह था इसको देखिए। और इस तरह से क्या हुए, इस तरह से क्या होता है,
इस तरह अंग्रेजों की जो नीति थी भारतीय किसानों को उजाड़ दिया, भारतीय किसान क्या हो गए, बर्बाद हो गए। और आरसी दत्त कहते हैं कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत भिखमंगों जैसी हो गई थी, है ना। आरसी दत्त इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जहाँ पे लागू हुआ था, वहाँ पर क्या किसान की स्थिति कैसा हो गया था, भिखमंगा जैसा हो गया था। ठीक है, ये सब स्थिति कर दिया था। शिल्पकार और जो दस्तकार थे वो सब के सब क्या हो गए थे, वो सब के सब बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज ने कौन सा नीति अपनाया था, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया था। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम सेकंड जो पढ़ेंगे, कौन सा कारण है हमारे सामने कारण है राजनीतिक कारण। कौन सा कारण है, दूसरा है राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण को हम लोगों ने देखा, अब राजनीतिक कारण को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो राजनीतिक कारण था, यहाँ शुरुआत होता है कि बंगाल में जो है वो क्या किया, सत्ता का स्थापना कर लिया 1757 ईस्वी में। अब उसको लगा कि नहीं, अब हमको केवल व्यवसाय नहीं करना है, अब इंडिया में रह करके हम राजनीतिक जो काम है उसमें भी क्या कर सकते हैं, हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। यहाँ के लोग उस टाइप से नहीं है समझने वाले, थोड़ा सीधे टाइप के भी भारतीय लोग का एक पहचान होता है, जो सादगी टाइप के जीवन जीने वाले लोग रहे हैं। तो उन सबका भी क्या किया, वो हड़प नीति और बहुत सारे नीति को अपना करके वो यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया, किस पे, राजनीति के, और अलग अलग शासकों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उसके जो गवर्नर जनरल आते थे भारत में, वो उसको लड़ करके, उसको विद्रोह करके, उसको डैमेज कर दिया, शासकों को खत्म कर दिया, हटा दिया उनके पोस्ट को, और खुद ही क्या किया, सत्ता संभालने लगा। उसको जो गतिविधि था उस पे ना आकर के वो अब राजनीतिक काम में आना, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। दिखता वेलेस्ली की सहायक संधि। वेलेस्ली की सहायक संधि में सीधे बात था कि आप देखिए, आप हमारे साथ रहिए, जो भी उसके सहायक संधि के अंदर में नहीं आता था, वो सबको क्या करता था, उस पर अत्याचार करना क्या कर देता था, बिल्कुल शुरू कर देता था, बिल्कुल क्या करता था, शुरू कर देता था। और दूसरा चीज क्या होता है इसमें, अब जो उसका बात को नहीं मानता तो उसको क्या किया, उसको ब्रिटिश जो कंपनी है उसके नियंत्रण में दे देता था, और बिना कंपनी की अनुमति के क्या कर सकता था वो, बिना कंपनी की अनुमति के ना वो सिपाही रख सकता था, ना मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो सकता था। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा उसको क्या किया, परेशान किया, जो ब्लेसली की सहायक संधि थी। उसके बाद डलहौजी की जो नीति आती है, इसको हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। किस नीति से नाम से जाना जाता है, हड़प नीति। ब्लेसली की संधि, जो ब्लेसली का जो कार्यकाल था वो 1798 से लेकर के 1805 था, और ये डलहौजी की जो कार्यकाल था वो था 1848 से 1856। ठीक है, अब देखिए, ये गोद निषेध नीति लाया। गोद निषेध नीति मतलब ऐसे बहुत सारे शासक थे जो दत्तक पुत्र लेते थे, गोद लेते थे, क्योंकि तभी तो उनका उत्तराधिकारी होगा, तो आगे चल के वो सत्ता की बागडोर को संभालेगा। तो इसको कहा कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, जिनके पास नहीं है वो ऐसा काम नहीं करना है। और बहुत सारे जो राजाओं थे, जो नरेश थे, उनके पोस्ट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और उसको जो पेंशन देने का काम है ये भी खत्म कर देता है। उसके साम्राज्य को क्या कर लेता है, हड़प लेता है, जिसमें आप झांसी का नाम सुनेंगे, सतारा का नाम सुनेंगे, इन सब जगहों का बारे में आता है। मुगल बादशाह जो बहादुर शाह थे, उनके साथ क्या किया कि अपमानजनक व्यवहार किया, और उपाधि जो था वो खत्म कर दिया, और उसके बाद क्या कहा कि लाल किला से क्या करो, इसको लाल किला खाली करो। इनके इसके ये जो मुगल बादशाह के साथ भी क्या किया, वो काफी ज्यादा दुष्व्यवहार किया। तो जो इसमें मुख्य रूप से आता है कौन, लॉर्ड डलहौजी का जो साम्राज्यवादी नीति था वो आता है। अवध का विलीनीकरण, अवध को खुद में जो अंग्रेजी सत्ता है, अंग्रेजी हुकूमत है, उसमें मिला लेने काम किया। साहब और लक्ष्मीबाई व्यवहार किया, और दोषपूर्ण प्रशासक नीति था। इसका प्रशासन का करने का जो नीति कैसा था, उस बिल्कुल भी, अंग्रेज तो शुरू से ही आया था उसको बर्बाद करने के लिए, तो उसको अच्छा कैसे हो सकता है ना। तो सम्राट का अपमान के बारे में देखिए, जो यहाँ पर हम लोग देखे थे, उस चीज को यहाँ पर देखिए। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से निवास स्थान पर रहना होगा, ऐसा फरमान जारी कर दिया। कौन जारी कर दिया, डलहौजी कर दिया। यह घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में कर दी। 1849 में कर दी, मतलब आते आते 1848 में आया, और 49 में क्या हुआ, ये काम कर दिया। इसी क्रम में 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग आया था, यह घोषणा किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों के सम्राट की पदवी क्या हो जाएगी, छीन जाएगी। तो मुगलों के सम्राट, जो मुगल सम्राट की जो पदवी है, जो भारत में जो होते थे, वो उसको खत्म किसने किया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा घोषणा किया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा घोषणा किया। और जो कुतुब मीनार खाली करने, सॉरी,
लाल किला खाली करने के लिए किसने कहा? तो वो डलहौजी ने कहा था। ठीक है, यह मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा क्या था? आघात था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखिए। निष्कर्ष है इसका, भारतीय राजाओं और नवाबों के राज पेंशन तथा उपाधि छीने जाने से व्यापक राजनीति क्या हो गई? प्रतिक्रिया हो गई। राजनीतिक, अरे ये तो भाई पूरा के पूरा क्या कर रहा है? ये तो हमारा सत्ता ही छीन ले रहा है। इसका मतलब करेगा अंग्रेज हमारा सत्ता को हटके और खुद हम पे क्या कर रहा है? वो सत्ताधारी बन के हम पे प्रॉपर तरीके से अब राज करेगा। ये लोगों के मन में आ गया, लोग धीरे धीरे समझने लगे थे। ठीक है, सेना और प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई, जिसको आगे हम सैनिक विद्रोह के रूप में भी पढ़ेंगे। और क्या हुआ? 1857 की क्रांति के लिए क्या किया? ये सब भी जो था सामाजिक राजनीतिक जो गतिविधि था, ये भी एक तरीका हो गया, माइंडसेट में लोगों के बीच में हो गया कि किस तरीके से क्या करना है हमको, अब अंग्रेजों से निपटना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक और धार्मिक कारण के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे और पढ़ रहे हैं हम लोग। ईसाई मिशनरियों में क्या हुआ? ईसाई जो मिशनरियों में उसमें असंतोष आ गया कि जो भी ईसाई मिशनरी आया था भारत में, वो भारतीय को तत्कालीन शिक्षा और जो परंपरागत जो शिक्षा था उसको क्या कहते हैं? इंटरफियर करके वो ईसाई मिशनरी ला दिए थे। उसी को अनुदान देते थे, उसी को बढ़ाते थे, उसी का संरक्षण देते थे। और जो भारतीय के लिए जो विद्यालय था, जो स्कूल था, जो शिक्षा केंद्र था, वो सब क्या था? उसको वो अनुदान देना बंद कर दिए और उसको क्या करते थे? कितना जगह भी करवा दिए। और जो राशि दिया जाता है खर्च करके ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, उसको अंग्रेजों ने डैमेज कर दिया था। सती प्रथा का अंत कर दिया। देखिए, कुछ तो चीज ऐसा था जो ठीक ही किया, लेकिन उस समय के लोगों के बीच में ये क्या बना हुआ था? एक प्रचलन बना हुआ था। उनके बीच में क्या था? एक रिवाज बना हुआ था, और इस रिवाज को वो अंग्रेज जो फेयर करने की कोशिश किया, ये भी एक क्या बन जाता है? कारण बन जाता है 1857 की क्रांति का। ठीक है, उसके बाद समुद्र पार गमन हो गया कि जो भी ऐसे लोग जो समुद्र के पार जाएगा वो क्या किया? अपने धर्म को भ्रष्ट कर दिया। वो उसका कोई धर्म नहीं है, वो अब रियलिटी जो पहले वाला धर्म था उसमें उस धर्म के लायक वो नहीं रहा। वो क्या किया है? या तो गाय या सुअर या इस तरह के जो भी चीज़ है वो मतलब खा लिया है, और वो बर्बाद हो गया, रिलीजन में नहीं रहा। धर्म परिवर्तन का जो प्रोत्साहन है उस पर भी क्या दिया गया कि बल देता था अंग्रेज ईसाई में कन्वर्जन के लिए, जिसके चलते भी लोगों में क्या हुआ? काफी आक्रोश उत्पन्न हुए। ठीक है, दूसरा क्या था कि दत्तक पुत्र पर पाबंदी। दत्तक पुत्र पर पाबंदी क्या था कि पहले जो दत्तक पुत्र की स्वीकृति नहीं दी जाती। जैसे क्या हुआ कि पहले क्या था, कुछ ऐसे भी राजा थे जिनके पास कोई संतान नहीं था, तो वो किसी संतान को गोद ले लेते थे ताकि वही संतान को उत्तराधिकारी मान के वो आगे चल के क्या करे? सत्ता का बागडोर को संभाले। तो उस पर क्या कर दिया गया? पाबंदी लगा दिया। इसका निष्कर्ष क्या होता है कि सती प्रथा पर रोक लगाकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन करके कि धर्म को परिवर्तन करिए, ईसाई बनिए, और इन सब जो परंपरागत जो उत्तराधिकार के नियम इस सब में जो संशोधन कर दिया, जिसके चलते सामाजिक और भारतीय भावनाओं को क्या पहुंचा? काफी भारतीयों के बीच में चोट पहुंचा, जिसके कारण क्या होना शुरू हो गया? विद्रोह होना शुरू हो गया। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं जो सामाजिक कारण है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से देखते हैं कि सामाजिक कारण किसका? 1857 के क्रांति का, 1857 के क्रांति का सामाजिक कारण इन सब का पॉइंट में है, आप लोग उसको देखिए, है ना। तो सबसे पहले काला बोलना, वो भारतीयों को क्या बोलते थे? ब्लैक मैन बोलते थे, काला बोलते थे, गोरा और काला का भेदभाव रखते थे, गोरा और काला का भेदभाव रखते थे, और उनके साथ क्या करते थे? वो असभ्य व्यवहार थे, बहुत दुराचारी टाइप का व्यवहार करते थे, अच्छे से बात नहीं, गाली भी देते थे वो। मतलब कभी कहीं लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब अपने गेट पे लगाए थे, मतलब इतना घिनौना टाइप से इंडियन के वो भारतीयों, हमारे भारतीय समाज के प्रति वो उनका घृणित व्यवहार था। शोषित टाइप से समझते थे, उनको हमेशा दबा करके रखना चाहते थे, उस टाइप से उनके लिए ठीक से उनके साथ ना बात करना ना बोलना, इस टाइप से। और बहुत इंग्लिश में गंदे गंदे जो है गालियां का भी लोग उपयोग करते थे, और अगर कुछ उसके इंग्लिश में बोलते थे तो उनको कोरों से मारा जाता था। ये सब बहुत उस समय का जो समाज का जो स्थिति है आप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी दयनीय स्थिति थी। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों तो काफी क्या था? आक्रोशित व्यवहार। जब इंसान कब तक सहेगा किसी का? कभी ना कभी तो उसके अंदर का गुस्सा फूटेगा ही और हल्ला बोलेगा ही। तो ये इसके लिए भी हुआ, सामाजिक कारण एक बहुत बड़ा रोल निभाया इस चीज के लिए, 1857 के क्रांति के लिए। अगर ये विद्रोह क्षेत्रीय और अलग अलग तौर तरीकों के बीच में नहीं होता, आज अंग्रेज हमारे पास नहीं होते। आज तो है ही नहीं, सॉरी, मतलब 1857 के समय क्या हो जाते? अंग्रेज चले गए होते, उनका स्थिति क्या हो गया होता?
खराब हो गया होता, ठीक है। तो ये था ना कि सब लोग थोड़ा कुछ ऐसा भी चीज आता है जो अपने अपने हक का जो लड़ाई था वो सेल्फ के लिए लड़ाई किया कर रहे थे, खुद के लिए। मतलब सारे लोगों का इकट्ठा करके एक तौर तरीका से, जिस तरीके से इकट्ठा करने का काम किया गया था उस तरीके से इकट्ठा होके काम नहीं किया जा रहा था, ठीक है। चलिए, साउंड मिल रहा होगा सब लोग को अच्छे से। अब दो तीन जो चीज था ये अंग्रेजों के द्वारा तो किया हुआ सही ही काम था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है कि उस समय के जो भारतीय रीति रिवाज था उसके हिसाब से ये चीज बड़ा ही दयनीय था समाज के बीच में, है ना। ये विचाराधीन बात बन चुका था। जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना, ये सती प्रथा को देख रहा है। सती प्रथा करने का मतलब कि वैसी महिलाएं जिनके पुरुष एक्सपायर कर जाते थे उनके चिता के साथ उनकी पत्नी को भी क्या किया जाता था, नशा में भांग वगैरह ऐसा कुछ खिला करके और उनके चिता के साथ उनको भी जला दिया जाता था। कुछ ऐसे महिलाएं होती थी जो स्वेच्छा से सती बन जाती थी, किसको जबरन वैसे किया जाता था। देखिए, ये भी चीज जो है ना, इसके जब इतिहास को थोड़ा डीप से पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि अब जिनके क्या था कि विधवा विवाह था नहीं। अब विधवा विवाह नहीं है, जैसे जिनके हस्बैंड गुजर गए वो कहा जाता है कि वो विधवा हो गए। अब विधवा विवाह नहीं है, उनका काफी एज बचा हुआ है, तो समस्या उनके साथ क्या है, उनके साथ भी सामाजिक शोषण बहुत सारा चीज का होता था, देखना पड़ता था। इसलिए सोचते कि वो शोषण जो होता है ना सामाजिक, जो समझ रहे हैं जिस तरीके से नजरिया होता है लोगों का देखना, क्योंकि उनके जो केयर टेकर थे, जो सारा चीज उनको संभाल के रखने वाले या उनका ध्यान रखने वाले जिन जीवन साथी थे वो तो चले गए, तो ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अब ध्यान रखने वाला कोई नहीं है तो उन पर गलत नजरिया से लोग ध्यान रखते थे। इसके लिए भी क्या होता था, लोग सोचते कि नहीं भाई, जिस पुरुष के जो जिस स्त्री के जो पुरुष है वो एक्सपायर कर गए हैं तो चलो ये भी समाज से क्या हो चला जाए, तो हमारे सामाजिक कुरीतियां है जो लोगों का पूरा नजर होता है उससे क्या महिलाएं बच जाएगी, लोग का ये सोचना था। लेकिन हालांकि ये चीज क्या हुआ, महिला पुनर्विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह का जब से आया तब से फिर से ये प्रचलन क्या हो गया, ये शुरू हो गया कि भाई चलिए विधवा है तो उनका दूसरा शादी कर दिया जाए। और इसमें राजा राम मोहन राय का काफी ज्यादा क्या था, ग्रेट रोल था। समाज सुधार जानते हैं जिन्होंने इसको रोक लगा दिया था, ठीक है। उसका बाद बाल विवाह, बाल विवाह देखिए, ये बाल विवाह का यहाँ लगा हुआ है फोटो, आप बाल विवाह है ना। तो बाल विवाह में दो केस था। एक केस था कि दोनों छोटे थे, एक था कि बहुत एज के गैप में लड़की बहुत ही छोटी है और शादी ब्याह हो जा रहा था, तो ये भी सही नहीं है। हालांकि आज के समय में जिस तरीके से लोग चल रहा है ना, लव अफेयर ये सब स्कूल से ही शुरू हो जा रहा है, ये सब चीज हो जा रहा है, तो मेरा ये कहना तो उतना सही नहीं होगा, लेकिन वो एक दिखता है लोग के अट्रैक्शन के प्रति कि अगर बाल विवाह ही हो जाए तो आगे चल के जो ब्रेकअप वगैरह ये सब चीज जो बहुत सारा चीज जो आता है मेंटलिटी या भागम भाग ये वो समाज के बीच में लड़ाई झगड़ा ये सब, शायद वो कुछ कंट्रोल और कम जाएगा। तो पहले के भी लोग उतने बुरे नहीं रहे होंगे कि बाल विवाह कर दिए होंगे, हाँ, लेकिन किसी चीज का कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी बहुत ज्यादा होता ही है, ठीक है। बाल हत्या देखिए कितना बुरी बात है, बाल हत्या, नर बलि प्रथा कितना बुरी बात है। मतलब ये सामाजिक कुरीति इस तरीके के था कि हम अगर आंख बंद करके कभी बैठ के सोचिए, देखिए कि तब समाज के लोग, ना उस समय किसी को मैसेज देने के लिए इंटरनेट फैसिलिटी था, ना सड़क था, ना कुछ था, कैसे जीते थे हमारे जो पूर्वज थे, वो किस तरीके से कितना तकलीफ का घड़ी को वो सामना किए होंगे, ठीक है। इन सब चीजों पर जो रोक लगाया तो ये अंग्रेज क्या किया, ये तो सही किया, लेकिन उस समय का जो रीति रिवाज के बीच में प्रचलन था जिसके चलते क्या थे, भारतीय नाखुश थे और इसके लिए वो विद्रोह किए थे, ठीक है। उसके बाद हुआ कि ईसाई धर्म को स्वीकार कराना, जबरन ईसाई धर्म को क्या कराते थे, स्वीकार करते थे और कहते थे कि अगर आप ईसाई धर्म में स्वीकार कर लेते हैं तभी क्या होगा, आपका जो पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों का संपत्ति है, उसके आप हकदार होंगे। अगर आप ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आपका जो पूर्वज का जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो आपका नहीं होगा। तो काफी ज्यादा ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए वो अलग अलग तरह के फिनोमेना को अपनाए, और जो ईसाई धर्म का जो क्या बोलते हैं उनको, जो संदेशवाहक या इस टाइप से लोग थे, उनको संरक्षण भी देने का अंग्रेजों ने क्या किया, काम किया, ठीक है। ये हम लोग आगे देखते हैं। सामाजिक कारण के बाद कौन सा कारण देखते हैं हम लोग, धार्मिक कारण देखते हैं। सामाजिक कारण के बाद कौन सा टॉपिक आ गया, धार्मिक कारण आ गया। देखिए धार्मिक कारण, अब धार्मिक कारण में क्या था कि ईसाई धर्म का जो प्रचारक थे उनको क्या किया गया, संरक्षण देते थे, उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं, उनको काफी ज्यादा मान सम्मान रख के और अच्छे से उनके साथ व्यवहार किया जाता था।
अंग्रेज खुद ही चाहते थे कि यहाँ के लोग सारे जो है ईसाई बन जाए। हिंदू और मुसलमानों को क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा आलोचना करते थे, बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, आलोचना करते थे। और उनको धर्मांतरण के लिए, धर्म को चेंज करने के लिए, किस धर्म में, हिंदू मुस्लिम क्या हो जाए, ईसाई बन जाए, ईसाई बन जाए, इसके लिए क्या करते थे, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहन का काम किया जाता था। और प्रोत्साहन का काम करने के लिए ईसाई धर्म प्रचारक जो लोग थे वो किया थे। और अंग्रेजों की हुकूमत के द्वारा लाठी के चोट पर रूल रेगुलेशन लगा के कराया जाता था। ठीक है, भारतीय शिक्षा का जो भी केंद्र था उसका अनुदान को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, है ना। भारतीय शिक्षा का जो था बंद कर दिया गया। मंदिर मस्जिद जितने भी थे उन संपत्ति को क्या कर दिया, अधिग्रहण कर लिया गया। और लगभग बोलना जाने लगा क्या चीज, मिशनरीज को स्टार्ट करना, मतलब ईसाई मिशनरीज को स्टार्ट करना वो लोग शुरू किए। जो आप लोग देख रहे हैं किस तरह इसके अत्याचार किया गया, उसका कुछ तस्वीर आपके बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा धार्मिक कारण। क्वेश्चन के बुलेट पॉइंट को अच्छे से लिखना है, और जो बता रहे हैं उसको बार बार वीडियो को देखिएगा, देख करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। और तो एग्जामिनेशन में लिखना है, रटना नहीं है, चीज को माइंड में क्या करना है, समराइज करना है। फिर आपका आंसर राइटिंग स्किल बढ़िया हो जाएगा। और 2-3 बार वीडियो को देखिए, खुद से आंसर लिखना टॉपिक वाइज, उसको शुरू करिएगा, फिर बढ़िया हो जाएगा। आइए अब हमारे पास जो है एक वो कौन सा टॉपिक है, ये है सैनिक कारण है। कौन सा है, सैनिक कारण। ये हमारा जो लास्ट वो कौन सा कारण है, सैनिक कारण। ये चौथा नहीं है, ये 6 नंबर होगा, 6 नंबर पर जो कारण होगा वो सैनिक कारण होगा। ठीक है, देखिए होता है क्या है, थोड़ा सा इसका बुलेट पॉइंट को देख लेते हैं कि भारतीय समाज के जो सैनिक है वो क्या है, भारतीय समाज के बहुत अभिन्न अंग का काम करते थे। और उस ये अंग्रेज जो था वो क्या था, सैनिकों का अपमान करते थे। सामरिक जो स्थल है उस पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज सैनिकों की क्या किया था, जो अंग्रेज सैनिकों पराजय किया था। मुख्य रूप से बात को यहाँ देखिए, सैनिकों का जो है भारतीय, जो भारत के तरफ से जो अंग्रेजी सेना में जो भर्ती थे उसको वेतन क्या दिया जाता, कम दिया जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। वेतन क्या किया जाता था, वेतन उनको काफी कम दिया जाता था, और उन पर क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। ठीक है, उसको जो पदोन्नति होता है कि कुछ समय के बाद जब टाइम टेन्योर होता है तो पोस्ट को बढ़ाया जाता है, वो भारतीयों के लिए नहीं था, भेदभाव करते थे। रेयरली किसी को मिला नहीं तो नहीं देते थे। ठीक है, दूसरा बात, जो चर्बी युक्त कारतूस जो थे, सैनिक इसलिए भी नाखुश हुए कि चर्बी युक्त जो कारतूस थे उसका प्रयोग होने लगा गाय और सुअर के चर्बी के लिए। जो गाय हिंदू के लिए ये है, और जो सुअर मुस्लिम जो लोग सैनिक रहे होंगे, आदमी है, उनके लिए परहेज है। ठीक है, उच्च पदों से वंचित और जो भारतीय सैनिक थे उनको क्या किया गया, बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था, हमेशा उनको छोटा पोस्ट दिया जाता था। और सैनिक की जो टुकड़ी है उसको क्या कर दिए, भंग कर दिए। क्यों भंग कर दिए, इसके लिए इंगेस्ट करता, जो बात बोलता, जो बात नहीं मानता, उसको सैनिक के पूरा बेदखल कर दिया जाता। बेदखल करने से सैनिक क्या हो गए, सैनिक हो गए बेरोजगार। सैनिक हो गए क्या हो गए, सैनिक क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। सैनिक के अंदर आक्रोश आया। दूसरा चीज, तिलक लगाने से भी वंचित किया गया। तो वो समझे कि नहीं, ये हमारे जो रिलीजियस चीज है, हमारा जो मान्यताओं है उस पर ये आघात कर रहा है। दाढ़ी रखने का जो था उस पर भी मना करना शुरू किया। पगड़ी पहनने इस सब पर रोक लगाने का शुरू किया। इससे सैनिक क्या हो गए, काफी ज्यादा नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिए। और जो सैनिकों के लिए निःशुल्क डाक सेवा था वो भी क्या कर दिया, धीरे धीरे भारतीय सैनिक के लिए क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया। जिसके चलते सैनिक क्या हो गए, काफी आक्रोश हो गए। ठीक है, अब आते हैं कि उस समय के जो तत्कालीन कारण था वो क्या था। तत्कालीन कारण वो क्या था, वो देखिए, तत्कालीन कारण क्या था कि एट ए टाइम की स्थिति का वो कारण क्या था। ठीक है, यह वह काल था जब नए इनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग हो रहा था। कौन सा राइफल का, इनफील्ड राइफल का प्रयोग हो रहा था, जिसके कारतूसों पर क्या लगी रहती थी, चर्बी लगी होती थी। ठीक है, सैनिकों को इन कारतूसों का प्रयोग के समय दांत से रेपर काटकर लोड करना होता था। मतलब दांत से उसके रेपर को हटा करके तब जाके राइफल में बुलेट को लोड करना होता था। जनवरी 1857 में यह सूचना कारतूसों की बंगाल सेना से पहुंच चुकी थी। तोपखाने में कार्यरत एक खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही को बताया कि कारतूस में प्रयुक्त चर्बी सुअर और गाय की है। जो कारतूस में जो चर्बी लगा हुआ है सुअर और गाय की है। इस सूचना से हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्या हो गए, काफी नाराज हो गए, क्योंकि उनके जो धार्मिक मान्यताएं थी उस पर डायरेक्ट चोट पहुंचा था। और इन कारतूसों के प्रयोग से उन्होंने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, मना कर दिया था।
सर्वप्रथम कलकत्ता से 22 किलोमीटर दूर बैरकपुर में बंगाल सेना की टुकड़ी ने इसको इनकार किया था। सर्वप्रथम किसने इनकार किया था? बैरकपुर छावनी के जो सेना थे उसमें बंगाल सेना के, वो क्या किया था? इनकार कर दिया था कि हम इसका यूज नहीं करेंगे। उसके बाद कलकत्ता से 180 किलोमीटर दूर बरहामपुर के सैनिकों ने इस कारतूस को प्रयोग करने क्या इनकार किया, और इन कारतूसों के पीछे यह मानता थे कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म को क्या करना चाहते थे? भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, और उनको क्या बनाना चाह रहे हैं? ईसाई बनाना चाह रहे हैं। इस तरीके से क्या हुआ? अंग्रेज का था भी अलग अलग ढंग का कूटनीति, फूट डालो राज करो की नीति। तो ये सब जो हम लोगों ने जो पढ़ा, चार है वो हम लोगों ने चार पढ़ा, क्या चीज, जो टॉपिक को हम लोगों ने आज देखा है, मुख्य रूप से जो टॉपिक था हमारा आज का, विद्रोह के जो कारण थे, विद्रोह के कारण, जिसमें पहला कौन कारण पढ़े हम लोग? पहला राजनीतिक कारण पढ़े, दूसरा प्रशासनिक कारण को पढ़ा हमने, तीसरा आर्थिक कारण को पढ़ा हमने, चौथा सामाजिक कारण को पढ़ा, पांचवा धार्मिक कारण को पढ़ा, छठा सैनिक कारण को पढ़ा, और सातवां तत्कालिक कारण को पढ़ा। ये 7 के 7 कारण पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह का कारण लिखे, तो इन 7 पॉइंट को लिख करके और इसके बारे में बीच बीच में दर्शा देना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक और आर्थिक या सामाजिक कारण को बताएं, तो थोड़ा और डिटेल से ऐसे करके इन तीनों को ही लेकर के लिखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक सेशन रहा आपके बीच में। आप लोग से आशा है आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। एग्जामिनेशन दिनों दिन काफी नजदीक आ रहा है। क्या करिए, अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करिए। जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर आप मजे मस्ती करिए, घूमिए, दोस्तों के यहाँ जाइए, रिलेशन में जाइए। एग्जामिनेशन का समय है, कैरियर बनने का समय है। आप बिल्कुल क्या करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, पेरेंट्स का सपना को पूरा करिए। बहुत ही गोल्डन टाइम होता है ये, ठीक है। क्योंकि 10+2 करने के बाद आपका क्या होगा, जब आप कंपटीशन के सेक्शन में चले जाएंगे तो फिर आपका जो लाइफ है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, थोड़ा प्रेशराइज लगेगा। उस प्रेशराइज से क्या करना, हम लोग को बचना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे अच्छे से। तब तक के लिए हम लोग आप लोग ग्लोबल स्टडी जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या करिए, उसको जुड़ जाइए चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, इसी टॉपिक को आगे बढ़ा के हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।